हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन से क्लियर हो रहा है, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले अपने एक नए सब्जेक्ट को, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली सेमेस्टर फर्स्ट में जिन भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है, ये जो क्लास है उन्हीं के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर क्या कंटेंट है, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या समझने वाले हो, या इस क्लास के थ्रू आपको किन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलने वाली है। तो कंटेंट को देखना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे लेसन गिवन कर रखे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से लेसन 1 से लेके लेसन 12 तक डिफाइन करी गई है चीज़ें, कि इन सारे लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक को, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो ये आपका इंडेक्स है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपका सिलेबस क्या है एंड जो हमारी क्लास है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी क्लासेस आएंगे उसमें हम इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। चाहे हमारी जो क्लास है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, पार्ट्स के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे, बट ये जितना भी आपको लेसन दिखाई दे उसको 1 बाय 1 हम सभी को कवर करेंगे। तो आई होप मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे। साथ ही आप वीडियो पे को अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आपने जैसे कि इंडेक्स आपने देख ही लिया कि हम क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारी क्लास फर्स्ट है जिसमें हम अपने लेसन नंबर 1 को करने वाले हैं। तो लेसन नंबर 1 है हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट है, इन सभी को पॉइंट को आज की इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपको चीज़ें सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। स्क्रीन पर लेसन नंबर 1 है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। तो फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि किस तरीके से जो एक कंज्यूमर है या प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है, ये सब तरीके आपस में किस तरीके से रिलेट रहते हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं। एक इकोनॉमिक सिस्टम किस बेस पे या किस तरीके से फंक्शनिंग का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो ये जो हमारा लेसन नंबर फर्स्ट है इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे कि आप इस लेसन के थ्रू क्या क्या चीज़ों को समझने वाले हो या अपनी क्लास के थ्रू किन चीज़ों को कवर करने वाले हो। तो जो हमारा मेन टॉपिक है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि किसी भी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में किस तरीके के 3 प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। तो इस क्लास में हम पहले इसी चीज़ को स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहीं से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखो आपको बता दूं कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी जो एक अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारे प्रोडक्शन, हमारे कंज्यूमर, हमारे जितने भी कंजप्शन है, हमारे जो प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट का काम है, ये सारे इंक्लूड की जाती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो किसी भी देश के जो अर्थव्यवस्था है इन्हीं सारी चीज़ों पे डिपेंड रहता है, एंड हमारे जो गुड एंड सर्विसेज है इन सभी को रिलेट करके ही काम जो है हमारा चलता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है। किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसके बेस पे ही ये पता लगाया जाता है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा देश वीक है। ये जो उनकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, ये सारी उनकी इकोनॉमी के स्ट्रेंथ के या वीकनेस के साथ ही या उनके बेस पे ही पता लगाया जाता है। तो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमें काफ़ी चीज़ जानने को मिलती है। साथ ही अगर हम अपने सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट की, कोर्स की बात करें, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये था हमारा इकोनॉमी के बारे में बेसिक सा डेफिनेशन कि इकोनॉमी होता क्या है। आप समझने वाले हैं कि आपके सिलेबस के अंदर किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि इकोनॉमी में 3 तरीके के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। ये 3 प्रॉब्लम्स कौन से हैं? सबसे पहले बताया गया है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस एंड इट वोट क्वांटिटीज़, कि कोई भी जो गुड है एंड सर्विसेज है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, और कितनी क्वांटिटीज़ में, कितना जो उसका एक अमाउंट है वो कितना होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम किस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस करें, उनको उत्पादन करें। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो देखो अभी हम पहले प्रॉब्लम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, इसके साथ ही हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि इनके सॉल्यूशन किस तरीके से होते हैं। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट में जिस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया हम उसी तरीके से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारे सेकंड प्रॉब्लम है वो है हाउ विल दीज गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस बाय व्हाट मेथड और टेक्नोलॉजी एंड विथ व्हाट रिसोर्सेज, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है
उसमें गुड एंड सर्विसेज को किस तरह से प्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरीके से उत्पादन किया जाएगा, कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, कौन सी हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, या कौन से हम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। तो इस वाले प्रॉब्लम को हम कहेंगे कि हम किस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस करें। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम थी फर्स्ट वाले में कि क्या प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करें, बट जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि हम किस तरीके से, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम चीज़ों को किस तरीके से प्रोड्यूस करें। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अब हम समझने वाले हैं जो हमारी इकोनॉमी में जो थर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज़ हाउ विल द गुड प्रोड्यूस बी एलोकेटेड अमॉन्ग द मेंबर्स हु मेक अप द सोसाइटी। और इसमें बताया गया है कि हमारी जो सोसाइटी है जिसमें जितने भी मेंबर हैं उनसे किस तरीके से उत्पादन करवाया जाए, या किस तरीके से चीज़ों को सेट करके मैनेज करके हम उन चीज़ों को उत्पादन की जो एक लास्ट स्टेप आता है कि जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, या जो भी हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी सर्विसेज जब हमारा प्रोड्यूस मतलब कि प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो हम उन चीज़ों को किस तरीके से करवाएं, क्योंकि लास्ट स्टेप आने से पहले वाले स्टेप को हमें पहले करना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि हम चीज़ों को किस तरीके से प्रोड्यूस करवाएं। तो इस वाले प्रॉब्लम को कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ फॉर वोम टू प्रोड्यूस, कि हम अपने उत्पादन को या जो भी हम उत्पादन करना चाह रहे हैं उसको हम किन से, मतलब किन लोगों से या किस तरीके से किन से प्रोड्यूस करवाया जाए। तो ये बेसिकली हमारे तीन प्रॉब्लम थे। किसी भी इकोनॉमी में इस तरीके के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन को समझने वाले हैं। लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, कि अब हम समझने वाले हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम पढ़ा था जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। सो अंडर दिस प्रॉब्लम कोई भी जो एक उत्पादक है या कोई भी जो एक एंटरप्रेन्योर है वो ये सोचता है कि वो कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करे, कौन से चीज़ों को, उत्पादों को बाजार में लेके आए जिससे जो कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको परचेज कर सके या वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट को गेन कर सके। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें देखा जाता है कि कौन से चीज़ों का उत्पादन करें। तो इसके अंदर क्या है कि देखो, कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जो रिलेटेड टर्म्स है या रिलेटेड जो पॉइंट रहते हैं पहले उनको समझा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें तो पहले उसके लिए रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, या जो भी रिसोर्सेज है उसको हम कहाँ से लेके आए, किस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर एक प्रोडक्शन को बिल्कुल कंप्लीट फॉर्म में लेके आए। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को ले सकें, या जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे सामने ऑप्शन है या रिसोर्सेज है उसमें से बेहतर तरीके का या बेहतर रिसोर्सेज का हम चूज़ कर। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम समझते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर इस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डिस्कस किया गया है। तो फर्स्टली पहले बताया गया है कि वी नो दैट रिसोर्सेज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस मोर देन वन टाइप ऑफ कमोडिटी, कि जैसा कि हमें पता है कि रिसोर्सेज के थ्रू हम एक से ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आता है बेसिकली कि जितने भी रिसोर्सेज है, फैक्टर है हमारे सामने जो अवेलेबल है, उनमें से हम किन चीज़ों का यूज़ करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल रहेगा या कौन सी एक्टिविटीज़ का हम यूज़ करें। तो ये क्या है, ये बेसिकली किसी भी एक उत्पादक के मन में सबसे पहली चीज़ आती है, पहली थिंकिंग आती है कि वो जो उसके सामने जितने भी अवेलेबल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनमें से किसका वो चूज़ करे, कौन से चीज़ों को सही तरीके से चुनाव करके अपने जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहते हैं, रिसोर्सेज रहते हैं जिसमें से हमें बेहतर का चूज़ करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को सेक्रीफाई भी करना पड़ता है। बट अल्टरनेटिव चीज़ों में से किसी एक का हम चुनाव करते हैं, उसमें से एक चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से उसका यूज़ करके हम अपने प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें क्या करता है, कोई भी जो उत्पादक है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तरह तरह की चीज़ों को अज्यूम करता है, आइडियाज़ लगाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, देन फाइनली वो सोल्यूशन निकालता है कि वो किन चीज़ों का यूज़ करेगा, कौन से इन्फॉर्मेशन के थ्रू या कौन से रिसोर्सेज के थ्रू वो अपने प्रोडक्शन को सही तरीके से कर सकता है, या जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपने बिजनेस के अंदर उन चीज़ों को वो प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम भी थी जिसका सोल्यूशन वो इस तरीके से सोच समझ के तरह तरह के आइडियाज़ लगा के उनका सोल्यूशन करके एक लास्ट में जाके एक डिसीजन लेता है।
तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम एंड उसका जो वो सोल्यूशन था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, कि अब हमने ये सोच लिया मान लो फर्स्ट स्टेप पे कि हमें किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, देन जब हम सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उस चीज़ का उत्पादन या वो जो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसको हम जब प्रोवाइड करने से पहले उसको हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से उसको हम प्रोड्यूस करें, उत्पादन जो एक स्टार्ट की जाएगी उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करें, या कौन से हमारे जो पॉइंट है जहाँ से हमारा प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज है या जितने भी टेक्निक्स रहते हैं उसमें से किसी एक का वो चॉइस करता है, उसका एक चुनाव करता है। देन उसके बाद वो देखता है कि जो उसका कंपनी है या जो भी फर्म है जिसमें तरह तरह की मशीनें होनी चाहिए, जो भी उसकी फर्टिलाइजर्स है, जो भी उसके सामने रिसोर्सेज है, लेबर है, मशीनरी है, या इन सारी चीज़ों का वो पहले चुनाव कर लेता है। देन उसके बाद वो सोचता है कि अब इन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करें, कितनी क्वांटिटी का यूज़ करें, किस तरीके से अपने क्वालिटी को मेंटेन रखें या किस तरह की क्वालिटी में वो प्रोडक्शन को लेके आए। तो ये सारी चीज़ें उसके सेकंड स्टेप में आ जाता है, क्योंकि किसी भी उत्पादक के सामने बिल्कुल तरह तरह के उसके सामने अल्टरनेटिव थिंकिंग रहते हैं या अल्टरनेटिव उसके सामने ऑप्शन रहते हैं, तो वो इन सभी में से अपने तरफ से एक बेस्ट डिसीजन लेता है, क्योंकि जो डिसीजन है आगे जाके बेशक वो गलत हो जाए, उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, बट जब वो उस चीज़ों को सोचता है तो वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल बेस्ट चीज़ों का चुनाव करता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाता है एंड देन जो हमारा सेकेंड स्टेप है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम अपने थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं जिसमें हम समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो किन से करवाया जाए। किन से करवाने का मतलब है कि जो हमारा उत्पादन है वो मशीनरी के थ्रू हो सकता है या उसके लिए बेसिकली लेबर का यूज़ होगा। मतलब कि डिसाइड किया जाता है कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड है, किन चीज़ों से हमारा प्रोडक्शन किया जा सकता है। लोगों से करवाया जा सकता है, एम्प्लॉय से करवाया जा सकता है, या मशीनरी के थ्रू ही करवा लिया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हम चुनाव करते हैं, उसमें से चॉइस निकालते हैं। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम थर्ड स्टेप भी बोल देते हैं कि द प्रॉब्लम फॉर किससे हम प्रोडक्शन करवाया जाए। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जाती है। तो ये हमारे 3 प्रॉब्लम थे जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका जो सोल्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, ये सेकंड पॉइंट है द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसके अंदर देखा जाता है कि जो बाद में देखो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि किस तरीके से हमें प्रोडक्शन करना है, किस से प्रोडक्शन करवाना है, या किन किन रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कौन से मशीनरी टेक्निक्स, इन सभी का हम चूज़ कर लेंगे। देन सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन में से हम जब एक को चॉइस कर लेते हैं, देख लेते हैं, सारी चीज़ों को सेट कर लेते हैं, मतलब प्लानिंग रख लेते हैं अपने, तो हम क्या करते हैं जो हमारे प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करने वाला है या जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे डिसीजन को प्रभाव करेगा इन फ्यूचर, तो हम क्या करते हैं जो हमारे इफ़ेक्ट करने वाले जो टर्म्स है, जो हमारे पॉइंट है, हम उनको भी ध्यान रखते हैं, उनको भी सेट करते हैं। तो इसमें ही एक पॉइंट आता है द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इसमें ये देखते हैं कि जो प्राइस है, जो कीमत है, वो किसी प्रोडक्शन को, किसी सर्विसेज का जो एक प्राइस है उसको किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जो मेन पॉइंट है वो है प्राइस। क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ही ये देखा जाता है कि कस्टमर किस तरीके से या कितने कस्टमर जो है बिल्कुल तुरंत हमारी चीज़ों को खरीद सकते हैं, मतलब किन कस्टमर में ये कैपेबिलिटी है या उनके अंदर ये क्षमता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी कम प्राइस के रहते हैं, तो बेसिकली वो हर तरह के कस्टमर जो है उसको परचेज़ कर लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट के रहते हैं, तो वो बेसिकली बिल्कुल उन्हीं कस्टमर के लिए बनता है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा रुपए हैं। तो इन चीज़ों का डिसाइड किया जाता है कि हम किस तरीके से प्राइस को निर्धारित करें या मतलब कि हम किस तरीके से प्राइस को सेट करें। तो ये सारे जो डिस्कस है जो कि कहीं ना कहीं हमारे प्राइस से रिलेट हो जाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा प्राइस मैकेनिज्म। तो इसमें हम यही चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी, ये सारे आपस में एक तरीके से कनेक्ट होके, आपस में रिलेट होके किसी भी प्राइस को लास्ट में जाके डिस्कस कर लेते हैं या डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारी जो भी सर्विसेज है उसमें हमारा जो प्राइस है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो किस तरीके से निर्धारित हो जाता है। ये लास्ट में जाके हम जो चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं या प्राइस को लास्ट में जाके जब हम सेट कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हम बेच रहे हैं, जो हम सेल कर रहे हैं, उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, या जो भी हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने रुपए में या कितने कीमत पे होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे आ जाते हैं प्राइस मैकेनिज्म के अंदर, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारी चीज़ों को समझते हैं, जितने भी टर्म है जो कि
कि हमारे प्राइस से ही रिलेटेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम समझते हैं, सोचते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट को भी देखते हैं, तो ये सारा जो चीज़ है वो हमारा कहलाता है प्राइस मैकेनिज्म। क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो प्रोडक्शन है, हमारा जो सेल है, उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि कोई जो कस्टमर है, पहले वो जब नया कोई भी ब्रांड आता है या नया कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो फर्स्टली कस्टमर ये देखता है कि उसकी प्राइस कितनी है, क्या वो चीज़ हमारे लिए सही है एज अ प्राइस, या प्राइस के साथ में दूसरी चीज़ों को भी हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी तो चेक करने के बाद पता चलती है। बट स्टार्टिंग में क्या है, जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर जाता है चीज़ों के लिए, क्योंकि प्राइस के थ्रू ही हम ये देखते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग कोई जो चीज़ है या कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। मान लो उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट आफ्टर यूज़ हम ये देखते हैं कि उसको जो क्वालिटी है वो प्राइस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो ये क्या है, ये किसी भी प्रोडक्शन में उसके जो प्रभाव है या जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। इसी के अगर हम अपोजिट देखते हैं कि अगर कोई भी जो प्रोडक्ट है वो उसका प्राइस कम है एंड जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग या उस जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग थिंकिंग लगाई जाती है, अलग अलग विचार आते हैं जिनको इन सभी चीज़ों के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो ये था हमारा प्राइस से रिलेटेड कुछ टर्म एंड कुछ कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कि जिस तरीके से हम प्राइस को निर्धारित करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं या कौन कौन से जो पॉइंट है वो प्राइस को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम प्राइस को डिसाइड करते हैं, प्राइस को सेट करते हैं, तरह तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, देन कुछ जो चीज़ है जो उसको इफेक्ट करते हैं या जो प्राइस को सेट करते हैं तो उसके जो बीच में जो जितने भी स्टेप आते हैं उन सभी को इफेक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ बाधाएं आ जाते हैं या कुछ इसके अंदर ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जिसके थ्रू क्या हो जाता है, जो प्राइस है उसको सेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहलाता है हमारा लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो लिमिटेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू हम ये समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेगेटिव पॉइंट है या कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो कि किसी भी प्राइस को नेगेटिव तरीके से इफेक्ट डालता है, कि हमारा जो प्राइस सेट होना चाहिए ये जिस तरीके से होना चाहिए, जब उसमें कोई भी बाधाएं आ जाते हैं, कोई भी रुकावट आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये बन गया हमारा प्राइस का एक लिमिटेशन, या प्राइस को सेट करने का एक लिमिट हो गया, उस पर एक बाउंडेशन आ गया। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है वो ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, इस तरह के कंडीशन दिखाई देते हैं। तो इन सभी में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के हमें एक्टिविटीज़ को देखना पड़ता है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ है, देन हम प्राइस को सेट करते हैं। तो कई बार ऐसे जो प्रॉब्लम आते हैं जिसके वजह से हमारा जो प्राइस है वो सही तरीके से इफेक्टिवली सेट नहीं हो पाता है, डिटरमाइन नहीं हो पाता है, तो वो हमारा एक लिमिटेशन बन जाता है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है जितने भी प्राइस है, वेजेस है, प्रॉफिट है, ये सारा डिटरमाइन किया जाता है कि ये सारी जो चीज़ें जब निर्धारित की जाती है तो ये हमारे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कि हमारे जो मार्केट है, हमारा जो एक इकोनॉमी है उसमें ये फ्रीली काम करते हैं। लेकिन जब प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है तो काफ़ी जो दूसरी चीज़ें पावरफुल वो उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे कि एक पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक। अब हम ये पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में कि मोनोपोलिस्टिक बाजार क्या होता है या उसमें किस तरीके से प्राइस को देखा जाता है। बस आपको यहाँ पे ये समझ लो कि मोनोपोलिस्टिक जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस को हाई रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उत्पादक है वो ऐसा सोचता है कि वो प्राइस को ज़्यादा रखे, कम रखे, उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल करना ही मतलब होना ही होना है, कि अगर वो प्राइस को ज़्यादा रखेगा तब भी उसका जो प्रोडक्शन है वो उतना ही सेल होगा, अगर वो प्राइस को कम रखेगा तो भी उतना ही होगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, प्राइस को ज़्यादा हाई रख देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव कर सके, गेन कर सके। तो ये क्या है, ऐसा हम कस्टमर बात करें तो ये हमारे लिए गलत हो जाता है कि हमें क्या है, ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो कि कम प्राइस का भी हो सकता है, उसके ऊपर जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट है ये इसके लिमिटेशन बन जाती है जो प्राइस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। देन उसके बाद है रोल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे बिजनेस है और एक ही प्रोडक्ट के बारे में, एक ही प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारे हमारे सामने प्रोड्यूसर है, मतलब कि एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां आजकल प्रोड्यूस करती है। तो हमारे सामने ये चॉइस रहता है कि हम किसके प्रोडक्ट को परचेज करें या कौन से प्रोडक्ट को हम यूज़ करें।
तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जितने भी उत्पादक है वो क्या करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव करें। तो इस कंडीशन में क्या है कि कई जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, वो गलत तरीके से मतलब कि अपने प्रोडक्ट को जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रख देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब एक उत्पादक के द्वारा जब एक उपभोक्ता को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उसको लॉस होने की संभावना हो जाती है या उसको जो वो अनसेफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारे बाउंडेशन ला देता है या बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन कर देता है जिसके अंडर ही किसी भी फर्म को अपना काम करना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा अपना रोल निभाता है इस कंडीशन में, ताकि जो एक उपभोक्ता है वो सही प्राइस के अंदर ही किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सके। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है एंड उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इस कंडीशन में ये सारे जो पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस पे कंट्रोल करती है, ताकि जो बिजनेसमैन है वो सही तरीके से अपने काम को लीगली करे। तो इस टाइम में या इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट रोल प्ले करती है या अपना जो रोल एक प्ले करती है एज अ कंट्रोलर, तो वो कहलाता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो क्या करता है कि देखता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जितनी भी कॉस्ट आई है, तो उसमें देखो जितने भी उत्पादक है वो उसमें अपना प्रॉफिट तो सेट करेगा थोड़ा सा, बट प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी कस्टमर को उससे ज़्यादा हानि हो सके। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें बाउंडेशन लाए जाते हैं थ्रू गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू सारी चीज़ों को सेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा देता है अगर कोई चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है या लेकिन फिर भी उसका जो है सेलिंग परचेजिंग मतलब हो ही रहा है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा देते हैं ताकि जो कम से कम कस्टमर उसको खरीद सके। अगर इसके अपोजिट में देखा जाए तो कोई जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, एक उत्पादक के लिए सही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उस कंडीशन में उस फर्म को या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करके, उसको तरह तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके इस तरीके से हेल्प भी करते हैं। साथ ही अगर कोई प्रोडक्ट जो सही नहीं है, मतलब उसका जो सेलिंग है वो कम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या है गवर्नमेंट जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है। टैक्स लगाने से कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, प्राइस हाई हो जाते हैं तो उसका जो एक मार्केट में जो उसका डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। आगे की क्लास में हम ये भी देखने वाले हैं कि डिमांड और सप्लाई गुड इनका आपस में किस तरीके से रिलेशन रहता है, उसमें काफ़ी हम डीपली तरीके से समझेंगे कि आपस में जो प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू किस तरीके से सेट किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रोल अपना प्ले किया जाता है एज अ कंट्रोलर। देन उसके बाद जो हमारा पॉइंट है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी कर्व भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब एक उत्पादक किसी भी उत्पाद का उत्पादन करता है तो उसके सामने तरह तरह के एक्टिविटीज़ रहते हैं कि उनमें से एक्टिविटीज़ में से वो किसको चॉइस करता है, मतलब कि जितने भी ऑप्शन है उसमें से किसका वो चुनाव करता है। तो जब एक उत्पादक किसी 4 ऑप्शन में से, मतलब ऐसा बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं कि उसके सामने जितने भी ऑप्शन है, मान लो उसके सामने 4 ऑप्शन है, तो चुनाव तो वो किसी एक का ही करेगा ना, 4 ऑप्शन में से किसी एक को ही चॉइस करेगा। तो जो वो 3 जो ऑप्शन बच गए जिसका उसने चुनाव नहीं किया, बाद में उसको कैंसिल कर दिया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको अभी हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। यहाँ पे बस अब आप इतना देख लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इनका आपस में किस तरीके से कनेक्शन रहता है। तो आपके सिलेबस में जिस तरीके से बताया गया, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले बताया गया है जो पीपीसी कर्व है या पीपीएफ है, जिसको हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एज इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कि ये जो दोनों कर्व है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है कि किसी भी 2 प्रोडक्ट के बीच में किस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है जो कि कैन प्रोड्यूस बाय एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड,
कि किसी भी एक निर्धारित समय में, टाइम पीरियड में, जब एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन के थ्रू, कि रिसोर्सेज का सही तरीके से यूटिलाइज करके, और जब वो एक टाइम पीरियड के अंदर किसी भी टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का यूज़ करके जब प्रोडक्ट को सेल करता है, प्रोडक्शन करता है, तो जब हम उसी चीज़ को एज अ ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो वो कहलाता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम पीपीसी कर भी कहते हैं। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो इसके बारे में आगे दे रखा है डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन दे रखा है। सबसे पहले बताया गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द अदर गुड विच हैज़ बीन रिड्यूस गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज फ्रॉम इट। इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पहले मैं आपको इसकी हिंदी बता दूँ कि क्या बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये प्रोड्यूसिंग के थ्रू या गुड के थ्रू ये डिफाइन करता है कि जो हमारा अमाउंट है गुड का विच हैज़ बीन रिड्यूस गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स फ्रॉम इट, कि जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है रिसोर्सेज का उसके थ्रू या उससे इफेक्ट होके जब हमारा जो गुड है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि आपके सामने एक्स एंड वाई दो प्रोडक्ट दे रखे हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स इज द अमाउंट ऑफ गुड वाई इज रिड्यूस बाय द ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स फ्रॉम इट। कि आपके सामने दो गुड है, मान लो एक्स एंड वाई। इसको मैं सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करती हूँ, तब आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो मान लो आपके सामने दो प्रोडक्ट है, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो आप क्या करोगे, पहले मान लो आपने चॉइस कर लिया कि आप एक्स प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे। तो आपने क्या किया, एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, उस पर जितने भी कॉस्ट आ रहे हो उसको आप सहन कर रहे हो, बियर कर रहे हो। तो वाई कॉस्ट को जब आपने छोड़ दिया कि हम वाई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उस सामने क्या हुआ कि उस जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपका जो भी कॉस्ट है जो कि वाई पे आने वाला था इन फ्यूचर जब आप वाई को प्रोड्यूस करते, तो वो कॉस्ट अब आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वाई को प्रोड्यूस करने से ही मना कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वो जो कॉस्ट है वो आपकी बचत हो गई, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसमें बताया गया कि किसी भी दो प्रोडक्ट का जब उनमें से किसी एक को चॉइस किया जाता है तो दूसरे पे आने वाली जो कॉस्ट होती है जिसको हम मना कर देते हैं, तो वो जो कॉस्ट हमारी बचत हो जाती है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद देखो उसको ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। तो इसके बाद बताया गया शेप ऑफ पीपीसी अंडर कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर पीपीसी जो हमारा कर्व है उसका शेप किस तरीके से दिखाई देता है या मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से शो होती है चीज़ें ग्राफिकल फॉर्म में। तो पहले ही आप टेबल देख लो, इसमें आपको चीज़ें बता रखा है। पहले इसको हम समझते हैं कि फर्स्टली आपको वेट दे रखा है। मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, वेट के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो ये इसकी वेट है 20 टन हो गया, 40 टन हो गया, टन में गिवन है ये 60, 80, 100 इस तरीके से। फिर ये कॉटन का दे रखा है। मान लो ये पहले एक जैसा हमने एग्जांपल लिया था एक्स एंड वाई, सेम वैसे ही है। ये वीट प्रोडक्ट का है, ये कॉटन का है। बाद में हमने देखा कि वीट में चेंजेस हो गए इतने, और जो कॉटन है इसमें चेंजेस आ गए इतने। तो इससे क्या है कि हमारा कुछ ना कुछ जो बचत हुआ है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को मना करने से, उसके बारे में डिसीजन ना लेने से जो बचत हुई है, तो ये हमारा बन जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डेफिनेशन दे रखा है, इसके एग्जाम्पल को काफ़ी ज़्यादा डीपली बता रखा है, आप चाहो तो यहाँ से रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन उसके बाद शेप बता रखा है कि शेप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस तरीके से रहता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारा शेप है जो कि एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से, अगर मान लो यहाँ पे कॉटन का बता रखा है और यहाँ पे वीट का बता रखा है, जैसे जैसे आप कॉटन को ऊपर लेके जाओगे, मतलब कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो वीट का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और अगर आप वीट के प्रोडक्शन को ज़्यादा लेके जाते हो तो आपका जो कॉटन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने कॉटन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने से मना कर दिया। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चाहो तो आप इसके एग्जाम्पल को भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी इजी लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो में अगर मैं वन लाइन बिल्कुल अगर रीड करने लग जाऊँ तो बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। इस वजह से मैं आपको मेन पॉइंट समझा दे रही हूँ कि ये है क्या एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पॉइंट जब हमें समझा दिया जाता है कि ये है क्या एक्चुअल में, ये किससे रिलेट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब आपको मेन पॉइंट पता चल जाता है कि ये किससे रिलेटेड है,
तो जब आप उसको डीपली डिफाइन करते हो, पढ़ते हो, तो वो चीज़ें आपके माइंड में अपने आप ही रिलेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको रीड करके नहीं बताया, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता है, बट मैं फिर भी अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से डिफाइन करने की। तो ये था हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके शेप में आपस में इनका कनेक्शन रहता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू पीपीसी, कि एक इकोनॉमी को मतलब एक अर्थव्यवस्था को हम पीपीसी के थ्रू किस तरीके से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड हो सकते हैं चीज़ों के बारे में, थ्रू हम समझ सकते हैं पीपीसी के। तो ये बता रखा है इसके बारे में कि किस तरीके से ये जो शेप है ये बताता है कि किस तरीके से पीपीसी कर्व जो है वो रिड्यूस हो जाता है या एक्सटेंड हो जाता है, किस तरीके से ये इनमें जो वृद्धि और जो कमी है वो होती रहती है बार बार, मतलब ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन के ऊपर। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1 जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, कि 3 प्रॉब्लम कौन से हैं, वो स्टार्टिंग के वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिफाइन कर लिया है। देन उसके बाद है कि गवर्नमेंट अपना जो एक रोल है वो किस तरीके से प्ले करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर आउटकम्स को इम्प्रूव करने में, ये जितने भी आउटपुट है उनको जब इम्प्रूव किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, तो गवर्नमेंट उस कंडीशन में किस तरीके से कंट्रोलिंग का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है पीपीसी क्या है। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, बाय यूजिंग पीपीसी डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी, कि पीपीसी के थ्रू जो एफिशिएंसी का एक आइडिया वो किस तरीके से लगाया जाता है, पीपीसी के थ्रू हम कैसे जान सकते हैं जो एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, या हमारी जो एक क्षमता है वो किस किस चीज़ों से या कौन से पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी सेट, क्या अपॉर्चुनिटी किस तरीके से सेट किया जाता है, इसमें चाहो तो आप एग्जांपल के थ्रू बता सकते हो, इससे क्या आपका क्वेश्चन का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से डिफाइन हो जाती है चीज़ें। तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली तरीके से कर सकते हो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो आप काफ़ी इजी क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्रोलिंग प्राइस, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, कि एक गवर्नमेंट जो है अपना रोल किस तरीके से प्ले करती है जब प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, जब प्रोडक्शन को निर्धारित किया जाता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, मतलब कि जब उत्पाद को एक उत्पादक से लेके जब एक कस्टमर तक पहुंचाया जाता है तो बीच में जो भी प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस तरीके से करते हैं, मेंटेन करते हैं। और कंजप्शन, जब एक कस्टमर के पास जब प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो वो कंजप्शन किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इन पर कंट्रोल किया जाता है, रोल प्ले किया जाता है। देन उसके बाद है पीपीसी, इसके डिफरेंट जो शेप होते हैं, किस तरीके से सेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 1 जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आई या कोई भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो सही लगे, वीडियो से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा बहुत भी आपको जो चीज़ें हैं वो काफ़ी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 को। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।